नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एससीईआरटी विश्व इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 2 में हम आपके लिए भौगोलिक खोज नामक अध्याय का आपके सामने सारांश लेकर आए हैं। साथ में प्रश्नों की श्रृंखला भी इसी क्लास में आपको यहाँ पर कराई जाएगी, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो तथ्य हैं, सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझ में आने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी नए अभ्यर्थी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको आप चैनल जरूर रिकमेंड कर दीजिएगा। तो क्लास 9th एससीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री की पुस्तक से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने सिलेबस के बारे में एपिसोड 1 में सिलेबस के बारे में आपसे हम डिस्कस किए थे। तो भौगोलिक खोज का जो चैप्टर है, यहाँ पर भौगोलिक खोज का जो चैप्टर है उस पर आगे बढ़ने से पहले आपको मैप के माध्यम से कुछ आधारभूत चीज़ों की जानकारी देनी आवश्यक है। तो इसको आप लोग पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर आपके सामने विश्व का मानचित्र है, विश्व का मैप है। और विश्व के मैप में यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। दक्षिण में जो स्थित है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ पर आप अफ्रीका महाद्वीप देख पा रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, और नीचे न्यूजीलैंड। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाला पोर्शन यूरोप महाद्वीप कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप कहा जाता है। और साथ में यूरोप के नीचे ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो है एशिया का पूरा भाग आता है। तो यहाँ आपको जो है जो महत्वपूर्ण चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि जब हम बात करते हैं विश्व इतिहास का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो व्यापार का कॉन्सेप्ट है, ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, व्यापार का, प्राचीन काल से जब हम बात करते हैं तो प्राचीन काल से भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में या भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होता था। ये भी आपको ध्यान रखना है, समझना है कैसे होता था, ये भी आपको यहाँ पर जानना आवश्यक है। यहाँ पे आप मैप देख पा रहे हैं जहाँ पर भारत की अवस्थिति यहाँ पे आपको दिख रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले की जो स्थिति थी, तो भारत से जो व्यापार होता था यूरोप का, वो किस तरीके से होता था, किस रूट से होता था, तो यहाँ पर हम आपको सांकेतिक रूप से समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुछ ऐसा रूट लिया जाता था, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, कुछ ऐसा रूट लिया जाता था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा देश है, तुर्की है। आज के डेट में वर्तमान में तुर्की है। और तुर्की से यहाँ पर जब आप देखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो तुर्की के साथ में यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल। क्या नाम है? इस्तांबुल नाम है। और यहाँ पर आप एक और महत्वपूर्ण चीज़ देख रहे हैं कि इस्तांबुल जो शहर है, इस्तांबुल जो शहर है या इस्तांबुल जो सिटी है, ये क्या करता है, तो ये एशिया और यूरोप को जोड़ता है, यूरोप और एशिया को जोड़ता है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि यूरोप और एशिया को, ये वाला पूरा पोर्शन यूरोप का है, नीचे हम देखते हैं तो ये एशिया का पार्ट है। तो यूरोप और एशिया को जोड़ने का काम करता है ये वाला रास्ता। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में यही रास्ता अपनाया जाता था। हम रोमन साम्राज्य जब कहते हैं तो रोमन साम्राज्य जो यूरोप में जो पूरा एक साम्राज्य हुआ करता था, उसी को हम रोमन साम्राज्य के रूप में बृहद रूप से समझते हैं। तो रोमन साम्राज्य से व्यापार का जब तात्पर्य होता है तो रोमन साम्राज्य का मतलब यही है कि रोमन साम्राज्य और भारत के बीच में जो व्यापार होता था इसी रूट से होता था, इसी रूट से होता था। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1453 से पहले, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1453 से पहले, 1453 से पहले की क्या स्थिति थी, तो 1453 से पहले जो है पूर्वी रोमन एम्पायर बोलते थे, पूर्वी रोमन साम्राज्य बोलते थे। पूर्वी रोमन साम्राज्य का मतलब है कि आप यूरोप का ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको आप दो भाग में बांट दीजिए, ये पश्चिमी हो जाएगा तो ये पूर्वी हो जाएगा, पूर्वी। और पूर्वी रोमन साम्राज्य का मतलब हो गया कि ये वाला पोर्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था इसके अधीन था ये इस्तांबुल शहर 1453 से पहले। ये आपको समझना होगा कि 1453 से पहले जो ये इस्तांबुल वाला शहर था, या जिसको हम उस समय कुस्तुनतुनिया कहते थे, आज के डेट में इस्तांबुल कहते हैं, उस समय हम क्या कहते थे, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, हिंदी में कुस्तुनतुनिया कहते थे उस समय, आज हम इस्तांबुल कहते हैं। तो कुस्तुनतुनिया जो शहर का जो पूरा क्षेत्र था किसके अधीन था, पूर्वी रोमन साम्राज्य के, पूर्वी रोमन साम्राज्य के अधीन था। और पूर्वी रोमन साम्राज्य को हम किस नाम से जानते थे, तो बाइजेंटीन एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर या बाइजेंटीन साम्राज्य। तो बाइजेंटीन साम्राज्य के अधीन था 1453 से पहले, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1453 में क्या हुआ उसके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी समझना है कि भारत और यूरोप के बीच में व्यापार यहाँ से क्यों नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर स्थित है स्वेज कैनाल,
ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पे क्या स्थित है, स्वेज नहर स्थित है। और स्वेज नहर बना था 1869 में। 1869 में ये ओपन हुआ था, यानी 1869 से यूरोप और भारत के बीच में या इंग्लैंड और भारत के बीच में व्यापार स्टार्ट हो गया था। तो ब्रिटेन और इस रूट से जो बात करें तो 1869 में हुआ था, लेकिन अभी हम 1453 में पहुंच रहे हैं। तो 1453 की अगर हम बात करें तो 1453 में क्या घटना घटती है, और इस रूट को यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो एक ही सबसे महत्वपूर्ण रूट था, और वो क्या था, तो वो ये था इस्तांबुल का, कुस्तुनतुनिया शहर का। तो तुर्की से जो जुड़ता हुआ ये रास्ता था, और ये रास्ता 1453 से पहले किसके अधीन था, तो ये बाइजेंटीन साम्राज्य के अधीन था, जिसको हम पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते हैं। अब हुआ क्या कि 11वीं शताब्दी से कुछ धर्म युद्ध स्टार्ट हुए। 11वीं और 12वीं शताब्दी से कुछ धर्म युद्ध स्टार्ट हुए। धर्म युद्ध का मतलब है कि यहाँ पर जो ये ईसाई वर्ग था, पूरा यूरोप पूरा ईसाई वर्ग के लोग यहाँ पर रहते थे, क्रिश्चियन रहते थे। और जो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो तुर्की वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर अरब लोग रहते थे। तो एक हिसाब से जो मुस्लिम एक संप्रदाय था यहाँ पर, जो अरब के रूप में मुस्लिम संप्रदाय था, और साथ में यहाँ पर जो क्रिश्चियन संप्रदाय था, क्रिश्चियन और मुस्लिमों के बीच में धर्म युद्ध स्टार्ट हुए 11वीं और 12वीं शताब्दी में। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और अंत में जब 1453 की स्थिति है, तो 1453 में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। और वो महत्वपूर्ण घटना क्या थी, 1453 में जो यहाँ पर आप ये जो रूट देख रहे हैं इस्तांबुल का, जिसको हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं, कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है। कुस्तुनतुनिया का पतन कैसे हो जाता है, तो यहाँ पर इस समय ओटोमन तुर्क साम्राज्य स्थापित हो रहा था। ओटोमन तुर्क साम्राज्य स्थापित था। ओटोमन तुर्क साम्राज्य से लड़ाई चल रही थी पूर्वी रोमन साम्राज्य की, जिसको हम बाइजेंटीन साम्राज्य कहते हैं। तो बाइजेंटीन साम्राज्य का युद्ध चल रहा था ओटोमन तुर्क साम्राज्य से, और ओटोमन तुर्क साम्राज्य ने क्या किया, 1453 में इस्तांबुल शहर पर कब्जा कर लिया। तो ये जो पूरा रूट था जिससे यूरोप के लोग भारत के साथ में व्यापार करते थे, ये अवरुद्ध हो गया, रुक गया। यानी कि अब यहाँ से व्यापारी कैसे करेंगे, अब इस रूट से ये व्यापार यूरोप वाले कैसे करेंगे, क्योंकि अब ये किसके अधीन आ गया है, तो ओटोमन तुर्क के अधीन आ गया है। ओटोमन तुर्क जो है अब आसानी से व्यापार नहीं करने देंगे, बहुत ही हाई टैरिफ लगाएंगे। यानी कि अगर आप कोई सामान लेके यहाँ से पास करेंगे तो आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, और बहुत महंगा आपको यहाँ पर जो टैक्स वगैरह लगा देंगे रास्ते में होने के कारण, चूंकि इनके अधीन है। अब यहाँ से क्या हुआ, ओटोमन साम्राज्य ने जब यहाँ पर कब्जा कर लिया इस्तांबुल पर, कुस्तुनतुनिया पर 1453 में, तो यहाँ से स्थिति बदलती है। अब जो यूरोप के देश हैं, जो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण देश हैं, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ये जो महत्वपूर्ण देश यहाँ पर आपके सामने 3 हमने दिए, पुर्तगाल, स्पेन और इटली, ये महत्वपूर्ण देश हुआ करते थे उस समय। तो 1453 के बाद यहाँ पर जो यूरोप के जो देश थे, यूरोप के जो राजा लोग थे, इन्होंने विचार करना स्टार्ट किया। कि ये तो रास्ता बंद हो गया है, ये रास्ता तो जो है ओटोमन तुर्क ने कब्जा कर लिया, अब इधर से तो हम भारत के साथ में व्यापार कर नहीं सकते। अब क्या होगा, अब हमें एक नया रास्ता अपनाना चाहिए। ये रास्ता यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे स्वेज नहर तो अभी बना नहीं है, 1869 में बन के तैयार होगा। तो उस कड़ी में हुआ कि अब भारत की खोज की जाए। ऐसा नहीं कि भारत के बारे में पहले से यूरोप के लोगों को नहीं मालूम था, भारत के बारे में यूरोप के लोगों को मालूम था, और साथ में व्यापार भी होता था, लेकिन समुद्री रास्ते से भारत की खोज नहीं हुई थी। 1492 का यहाँ पर आपने जो है समझा कि 1492 की अगर हम बात करें तो 1492 में एक घटना घटती है कि स्पेन की तरफ से भेजे गए थे, स्पेन देश की तरफ से भेजे गए थे नाविक, जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने यहाँ पर पहुँचते हुए, उनको जाना था भारत की खोज करने, लेकिन गलती से ये यहाँ पर पहुँच गए, और इन्होंने इस प्रकार अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिका वाला जो पार्ट है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये जो पार्ट है पूरा, इसी को हम अमेरिका महाद्वीप के रूप में समझते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका मिलाकर अमेरिका महाद्वीप की खोज जब हम बोलते हैं 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। 4 यात्राओं में पूरा यात्रा को कंप्लीट कर लिया, जितना भी पार्ट था सबको खोज निकाला कोलंबस ने। तो 1492 में खोज हो गया था, और इसलिए हम क्या कहते हैं, इससे पहले 1492 से पहले ये जो अमेरिका महाद्वीप है इसके बारे में दुनिया को नहीं मालूम था। इसलिए यूरोपीय लोगों ने, यूरोप वासियों ने इस पार्ट को, इस अमेरिका महाद्वीप को क्या नाम दिया, तो नई दुनिया बोला, न्यू वर्ल्ड बोला, कि इनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद 1498 में क्या हुआ,
1498 में अंततः वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई। तो वो कैसे हुआ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पुर्तगाल से यात्री थे जिनका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इस रूट से उतरते हुए नीचे आते हैं तो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। मैप में नहीं दिखाया गया है, आपको नॉर्मली मिल जाएगा मैप में। तो केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरीप एक पॉइंट यहाँ पर था जो दक्षिण अफ्रीका देश जो देख रहे हैं आप यहाँ, तो सबसे जो निचला टिप है इसी को हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरीप। तो यहाँ पर पहुँचते हैं वास्को डी गामा। यहाँ पर इनको एक व्यक्ति मिलते हैं भारत के, गुजरात के व्यापारी थे जिनका नाम था अब्दुल मजीद से मिलते हैं वास्को डी गामा। अब्दुल मजीद के साथ में ये भारत की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि अब्दुल मजीद तो भारत के ही, तो उनको रास्ता मालूम था। और अंततः कहाँ पर लाते हैं, तो यहाँ पर लेके आते हैं जिसका नाम है कालीकट, जिसको आज के डेट में हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं, केरल में पड़ता है। तो कालीकट जो बंदरगाह था, कालीकट जो यहाँ पर कोस्टल सिटी था, यहाँ पर पहुँचते हैं वास्को डी गामा 1498 में। और जब 1498 में पहुँचते हैं तो यहाँ के एक हिंदू राजा थे कोझिकोड के या कालीकट के, जिनका नाम था जमोरिन। तो जमोरिन ने इनका स्वागत किया कि व्यापारी लोग आए हैं, व्यापारी लोग से तो बना के रखना चाहिए, फ़ायदा दोनों तरफ होता है। तो इन्होंने स्वागत किया वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा तगड़ा फ़ायदा लेकर जब गए तो फिर इसके बाद जो और यात्राएं स्टार्ट हुई और धीरे धीरे जो आगे की प्रक्रिया थी वो शुरू हुई। तो यहाँ पर आपको जो बेसिक जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में पहले भी व्यापार होता था, लेकिन किस रूट से होता था, तो ज़मीन वाले रास्ते से, जो तुर्की से होकर जाता था, जो कि यहाँ पर कुस्तुनतुनिया शहर पड़ता था। 1453 से पहले कुस्तुनतुनिया शहर पर यही रोमन साम्राज्य का कब्जा था, जिसको हम बाइजेंटीन साम्राज्य कहते हैं, पूर्वी रोमन साम्राज्य का कब्जा था। 1453 में क्या हुआ, ओटोमन तुर्क जो साम्राज्य जो यहाँ पर स्थापित हुआ रहा था, तो ओटोमन तुर्क साम्राज्य ने पूर्वी रोमन साम्राज्य को यहाँ पर हरा दिया इस पॉइंट पर। और 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। कुस्तुनतुनिया शहर जो है किसके कब्जे में आ गया, तो ओटोमन तुर्क के। अब जब ओटोमन तुर्क के कब्जे में आ जाएगा तो क्या ये लोग ईसाई लोगों को, ये लोग तो मुस्लिम हैं लेकिन क्या ये लोग तो तुर्क हैं, क्या ये लोग ईसाई लोगों को व्यापार करने देंगे? नहीं करने देंगे, और करने देंगे तो बहुत हाई टैरिफ लगाएंगे, बहुत ज़्यादा चार्जेस लगाएंगे। यहाँ से मजबूरी बन जाती है यूरोपीय लोगों की कि अब भारत का जो एक समुद्री रास्ते के माध्यम से भारत की खोज की जाए, फिर व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। और इस कड़ी में अमेरिका की खोज हो गई। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप मिल गए। इनका औपनिवेशीकरण स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे भारत का औपनिवेशीकरण स्टार्ट होता है और प्रक्रिया फिर आगे चलती है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं चैप्टर पे। थोड़ा सा समय लगा होगा, लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों को आज पहली बार जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है या विश्व इतिहास पढ़ा है, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर आते हैं भौगोलिक खोज में। तो भौगोलिक खोज में सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि एक पुर्तगाली यात्री के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मार्को पोलो। हालांकि मार्को पोलो को जब आप देखेंगे तो इटली के वेनिस शहर से थे, यहाँ पे पुर्तगाली यात्री लिखा गया। तो पुर्तगाली यात्री का मतलब ये हो गया कि पुर्तगाल की तरफ से इनको फाइनेंस किया गया था, पुर्तगाल की तरफ से भेजा गया था, लेकिन ये कहाँ के रहने वाले थे, तो वेनिस इटली के। तो मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलाई खान के दरबार के वैभव का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, चूंकि ये आपको एक ब्रैकेट में दिया है और ऐसी चीज़ें एग्जामिनर के नज़र में होती है। तो ध्यान रखिएगा, मार्को पोलो वो जो है यात्री थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और साथ में चीन के शासक कुबलाई खान के दरबार का वैभव का वर्णन किया है। चीन के जो शासक थे ये मंगोल शासक थे जिनका नाम था कुबलाई खान। तो मंगोल शासक थे कुबलाई खान, इनके बारे में और साथ में विजयनगर साम्राज्य के बारे में मार्को पोलो ने जानकारी दी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि हम देखते हैं। तो 11वीं और 12वीं शताब्दी में जेरूसलम आज के आधुनिक इजराइल में पड़ता है, इजराइल का पार्ट है और विवादित पार्ट आज भी है। तो जेरूसलम जो शहर है पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्मयुद्ध हुआ था और धर्मयुद्ध में जो यूरोपीय सामंत थे मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हो गए थे। तो उस समय 11वीं-12वीं शताब्दी में अरब एक्टिव थे, अरब लोग सक्रिय थे और अरब लोग से पराजित हो जाते हैं 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर। धर्मयुद्ध यहाँ पर बोला गया था। धर्मयुद्ध का मतलब है जब एक तरफ ईसाई लोग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमान लोग लड़ रहे हैं, तो उसको हम धर्मयुद्ध के नाम से समझते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो यूरोपीय सामंत
हार गए थे यहाँ पर। मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हो गए। तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दम टूटने लगा, यानी कि जो यूरोपीय लोग थे उनको लगने लगा कि हम जो है हमेशा अजय नहीं रहेंगे, हमें भी हार का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है जब धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपीय लोगों को महसूस होने लगा कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए, मतलब एक सीमित होकर ना रहा जाए, धीरे धीरे दुनिया के अन्य भाग के बारे में भी जानकारी पता की जाए। और इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार की। और पुनर्जागरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इटली शहर से स्टार्ट होता है पुनर्जागरण। फिर 11वीं 12वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो उसके पश्चात मध्य युग में अरब, 11वीं 12वीं शताब्दी में अरबों ने, और उसके पश्चात तुर्कों ने, ओटोमन तुर्क हमने बताया आपको, ओटोमन तुर्क साम्राज्य ने या ओटोमन तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया, जिसको हम ओटोमन तुर्क साम्राज्य के नाम से जानते हैं। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप तथा एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया मार्ग से होता था। यहाँ पर आपको देखिए लिखा गया है कि 15वीं शताब्दी से 5 दशक पूर्व यूरोपीय और एशिया, यानी यूरोप और एशिया के बीच व्यापार कैसे होता था, तो कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था, जिसको आज के शहर में, आज के डेट में हम क्या बोलते हैं, इस्तांबुल। लोकेशन हमने आपको दिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ वही जमीन वाला रूट था जिसके माध्यम से व्यापार होता था। लेकिन 1453 में क्या होता है, तो 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से, तुर्की साम्राज्य या ओटोमन तुर्की लोगों का या साम्राज्य का आधिपत्य हो गया, कब्जा हो गया। तो यूरोपीय वासियों के लिए या व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा, फायदेमंद नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया, जिसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए आवश्यक था। अब यहाँ पर लग गया कि अब हमें जो है समुद्री रास्तों के माध्यम से खोज करना पड़ेगा, भारत के बारे में जो रास्ता है उसका पता करना पड़ेगा, और भारत के जो समुद्री रास्तों के माध्यम से जो भारत की खोज हुई उसको हम भारत की खोज के रूप में समझते हैं, हालांकि पहले से व्यापार होते रहे थे। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान, अब यहाँ पर मान लीजिए आपको समुद्र से यात्रा करना है, समुद्र का रूट है पूरा, आपको यात्रा करना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कंपास की जानकारी होनी चाहिए, और साथ में जो है महत्वपूर्ण जो चीज़ है जैसे दूरबीन वगैरह का है देखने के लिए। तो इन सारी चीज़ों की जो आवश्यकता, जो कि एक नौसेना के विकास के लिए, समुद्री यात्रा के विकास के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो नए नए आविष्कार ज़रूरत है। तो यूरोपवासियों ने सबसे पहले कंपास का जो ज्ञान था वो अरब लोगों से सीखा। तो ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था, तो अरबों से सीखा था। इटली, स्पेन तथा पुर्तगाल, इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिसमें बड़े और मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का भी आविष्कार हो चुका था। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो अगर हम बात करें तो गैलीली ने किया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार भी किया था। फिर यहाँ पर बात करें तो एस्ट्रोलोब की भी खोज हुई थी। यहाँ पर एस्ट्रोलोब की भी खोज हुई थी। एस्ट्रोलोब क्या होता है, तो एस्ट्रोलोब की अगर हम बात करें, अक्षांश जानने का उपकरण, तो अक्षांश जानने का उपकरण का भी जो खोज था वो हो चुका था। पुर्तगालियों ने एक नए किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज बनाए जिनका नाम था कैरावल। तो जहाज कैरावल किसने बनाए थे, तो पुर्तगालियों ने बनाए थे, और ये नए किस्म के हल्के और तेज जहाज थे, जिससे कि जो भौगोलिक खोज है उनको शुरू किया जा सके, दूर दूर तक जाया जा सके। इस नए उपकरण एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतार दिए। तो अटलांटिक और भूमध्य सागर में अपने जहाज उतार दिए। इसी क्रम में 1488 में पुर्तगाली व्यापारी थे, ध्यान रखिएगा, बार्थोलोमियो डियाज। तो बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट पर होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, जिसको अभी हमने देखा था क्या था, केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गए। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की थी, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा बार्थोलोमियो डियाज। तो बार्थोलोमियो डियाज ने खोज किया 1488 में। फिर कारवां आगे बढ़ा, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। फिर 1498 में कारवां और आगे बढ़ता है, तो पुर्तगाल के एक व्यापारी थे, साहसी नाविक थे, वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरीप पहुंचे और भारत के मालाबार तट, केरल का जो तट है उसको हम मालाबार तट भी कहते हैं, आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि जो केरल का तट उसको हम मालाबार तट भी कहते हैं। तो केरल के कालीकट, जिसको आज के डेट में कोझिकोड कहते हैं, यहाँ तक पहुँच गए, और यहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन थे जिन्होंने इनका स्वागत किया था। इसके अलावा वास्को डी गामा की जो सफलता थी भारत की खोज के पीछे, इसके पीछे एक भारत के व्यापारी थे अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद ने सहायता किया था। भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई और इन्हीं के सहयोग से भारत आने का सीधा मार्ग वास्को डी गामा को मिल गया। इससे यूरोपियों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा
भारत से लाए गए वस्तु को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजार में बेचा गया। यहाँ से जो है पूरा कॉन्सेप्ट हो गया कि भारत से अब व्यापार करना है, बहुत अच्छे से व्यापार करना है, इतना ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है यूरोपीय बाजार में, 26 गुना मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका जिसको हम क्या बोलते हैं, नई दुनिया। यूरोपियों ने क्या बोला था अमेरिका को, नई दुनिया, क्योंकि इससे पहले कोई अमेरिका के बारे में नहीं जानता था। भारत के बारे में तो व्यापार होता था भारत से पहले, लेकिन अमेरिका को नहीं जानते थे, तो इसलिए अमेरिका का नाम क्या रख दिया, नई दुनिया। की खोज यूरोपियों की एक नई उपलब्धि थी जिसे 1492 में कोलंबस ने प्राप्त किया। वास्को डी गामा और कोलंबस ने अमेरिका का भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वास्को डी गामा या कोलंबस दोनों पहले क्या करते थे, इनको लगता था कि अमेरिका जो है भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है और यहाँ के निवासियों को इन्होंने क्या बोला था, रेड इंडियन। तो रेड इंडियन आपसे पूछा जा सकता है कि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को इन्होंने गलती से क्या बोला, रेड इंडियन बोला। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेसुपुच्ची ने नई दुनिया के विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। तो अमेरिका महाद्वीप को किसने महाद्वीप बताया, तो किसने बताया, अमेरिगो वेसपुच्ची ने। तो स्पेन के नाविक थे अमेरिगी वेसपुच्ची और अमेरिगी वेसपुच्ची ने नई दुनिया यानी अमेरिका के विस्तार को समझाया और बताया कि ये कोई भारत का भाग नहीं है, ये एक अलग महाद्वीप है। इसलिए हम अमेरिका का जो नाम पड़ा, इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। तो अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, तो स्पेन के नाविक अमेरिगो वेसुपुच्ची ने, जिन्होंने नई दुनिया के विस्तार को समझाया, ढूंढा और बताया कि ये एक अलग महाद्वीप है जिस, और इन्हीं के जो है इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के कारण या खोज करने के कारण अमेरिगो वेसुपुच्ची के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। आगे बढ़ते हैं। 1519 में मैगलन नाम के नाविक थे। मैगलन ने पूरी दुनिया का एक चक्कर जहाज से लगाया। तो एक धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 1519 वर्ष याद रखिएगा, मैगलन नाम के नाविक ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था। आगे कैप्टन कुक थे। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। फिर आगे यहाँ पर कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किया। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीप का पता लगाया। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप का खोज किया सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने। भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन देने के लिए, जाहिर सी बात है, बगैर राजा के सपोर्ट के, साम्राज्य के सपोर्ट के तो पॉसिबल होगा नहीं। व्यापारियों के पास इतना पैसा तो होता नहीं कि महीनों महीनों का जो जहाज है वो चला सके। तो इस क्रम में अगर हम बात करें तो यूरोपीय देश के जो शासक थे उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें सबसे फेमस थे पुर्तगाल के राजकुमार। पुर्तगाल के राजकुमार को फेमस नाम था उनका हेनरी द नेविगेटर। उनका नाम था हेनरी, लेकिन उनको हेनरी द नेविगेटर बोला जाता था क्योंकि ये बहुत सपोर्ट करते थे पुर्तगाल के राजकुमार, और इन्हीं का देन था जिसके वजह से पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने खोज किया भारत का। स्पेन की महारानी उस समय थी इसाबेला प्रमुख। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुर्तगाल के राजकुमार को किस नाम से जाना गया, तो हेनरी द नेविगेटर के नाम से। महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी भौगोलिक खोज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए। और स्पेन की महारानी इसाबेला थी, और स्पेन की महारानी इसाबेला ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था भौगोलिक खोज को बढ़ावा देने के लिए। और आपको मालूम है कि स्पेन की तरफ से कौन गए थे, तो कोलंबस गए थे अमेरिका की खोज करने। पुर्तगाल की तरफ से कौन आए, वास्को डी गामा आए भारत की खोज करने। नई दुनिया क्या है, तो अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी किसी को भी नहीं थी कि ऐसा कोई क्षेत्र भी एग्जिस्ट करता है। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। तो पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है, तो 16वीं शताब्दी का मतलब हो गया कि 1500 से लेकर 1525 के बीच में, 1500 से लेकर 1525 तक के बीच, ये जो पूरा फेज है, ये जो टाइम है, इस टाइम के बीच में जो लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी कि कहाँ पर अमेरिका है, कहाँ पर भारत है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी, कैसे व्यापार करना है, कैसे उपनिवेशवाद को आगे बढ़ाना, कैसे कॉलोनीज बनाना है, कैसे उपनिवेश बनाना है। तो ये सारी चीज़ों पर अब काम होने लगा। भौगोलिक खोज के परिणाम क्या होते हैं, तो भौगोलिक खोज के परिणाम यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखाया गया है। तो भौगोलिक खोज जो हुए, इतने सारे भौगोलिक खोज हुए, अमेरिका की खोज हो गई, भारत की खोज हो गई। तो यहाँ पर व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा, व्यापार वाणिज्य पर तगड़ा प्रभाव पड़ा। अभी हमने देखा 26% मुनाफा हुआ। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ। औपनिवेशिक साम्राज्य का क्या मतलब है कि अमेरिका पर कब्जा कर लिया जाएगा, भारत पर कब्जा कर लिया जाएगा, फिर जो है इस प्रकार से औपनिवेश बना लिया जाएगा और औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास होगा। जब औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास होगा तो जो वाणिज्यवाद का विकास भी होगा। व्यापार ही मेन मोटिव था।
ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार भी होगा। जो यूरोपीय हैं वो ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, साथ में उनको पश्चिमी सभ्यता भी बोला जाता है। तो चूंकि पहले अमेरिका की खोज हुई नहीं थी, तो इसलिए जो यूरोप वाला पार्ट है उसको हम पश्चिमी बोलते थे, तो पश्चिमी सभ्यता के रूप में हम समझते हैं। तो ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का भी प्रसार होगा। व्यापार करने के लिए साथ में यहाँ पर बात करें तो दास व्यापार का भी विकास होता है। दास व्यापार में लोगों को दास बनाकर लाया जाएगा, सस्ते दामों पर काम कराया जाएगा, उनको पकड़ के रखा जाएगा। तो दास व्यापार का भी विकास हुआ। भ्रांतियों का अंत हुआ, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। भ्रांतियों का अंत का मतलब है कि पहले बहुत सारा डर लगता था कि अगर समुद्र में जाएंगे तो कभी नहीं लौट के आएंगे, यहाँ चले गए तो मर जाएंगे, ऐसा वैसा। तो बहुत सारी अवधारणाएं थी कि यहाँ पे नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें हैं कि, और अथाह समुद्र है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब जो पूरा भौगोलिक खोज हुई, तो इससे जितने भी प्रकार के जो भ्रांतियाँ थी, जितने सारे डाउट्स थे, वो सारे दूर हो गए। भौगोलिक ज्ञान में भी वृद्धि हुई, नए नए क्षेत्र मिले। और यहाँ पर उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण जो देश थे कौन कौन से थे, तो पुर्तगाल थे, इटली थे और स्पेन। तो पुर्तगाल, इटली और स्पेन इस समय सबसे महत्वपूर्ण देश थे। आगे चलकर इंग्लैंड भी सबसे महत्वपूर्ण देश बनता है औपनिवेशिक जो साम्राज्य के विकास में। भौगोलिक खोजों के परिणाम में यहाँ पर हमने देख लिया है। अब यहाँ पर एक बार आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कुछ खास यहाँ पर नहीं है। भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना की अगर हम बात करें, तो यूरोपीय कंपनी की स्थापना में सबसे पहला जो था वो था पुर्तगालियों का। तो पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को बनी थी। तो डच की बात करें तो 1602 में, फ्रांसीसी की बात करें तो 1664 में, 1664 में आए थे सबसे लास्ट में। यहाँ पर इसके अलावा स्वीडिश का भी दिया गया है, तो स्वीडिश 1731 में। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना स्वीडिश आपसे नहीं पूछा जाता है, जनरली यहीं तक आपसे पूछा जाता है। तो उस क्रम में आप देखेंगे तो फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। बाकी स्वीडिश को भी ले लेंगे तो स्वीडिश सबसे लास्ट में हो जाएंगे, हालांकि कभी आज तक पूछा नहीं गया है। यहाँ पर ये डेट्स याद रखिएगा। पुर्तगालियों का 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनती है 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनती है 1602 में, फ्रांसीसी कंपनी कब बनती है 1664 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भौगोलिक खोज की अगर हम बात करें तो इसके अन्य परिणाम भी हुए। अन्य परिणाम का मतलब है यूरोप विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव होता है, भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि होती है, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ, नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई। और साथ में यहाँ पर बात करें तो भौगोलिक खोजों से विश्व की एक नई रूपरेखा निकल कर आई, विचारों में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली, धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषण, खोज और नवीन मार्ग की खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इसने दुनिया का यूरोपीयकरण कर दिया। तो यूरोपीयकरण दुनिया का कर दिया भौगोलिक खोजों ने। अब यहाँ पर आपका क्लास समाप्त होता है। अब आते हैं प्रश्नों पर। सबसे पहले हम जो SCERT में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं इनको हम देख लेते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न आपका है वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा की बात करें तो ये पुर्तगाल का यात्री था। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करना किनसे सीखा था। तो यहाँ पर बात करें तो अरब लोगों से सीखा था यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करना। उत्तम आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो उत्तम आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो डियाज बार्थोलोम्यू ने 1488 में। फिर है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। तो अमेरिका की खोज 1492 में की गई। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ। तो कुस्तुनतुनिया को इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल याद रखिएगा। इंग्लिश में आपको ऐसा लिख के आएगा, हिंदी में कुस्तुनतुनिया लिख कर आएगा, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कई बार आप इंग्लिश और हिंदी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था। तो 1453 में, 1453 में। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। तो उनका नाम था मैगलन। अब ये 6 प्रश्न आपके हो गए। अब हम SCERT में 6 नंबर प्रश्न के आगे देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो यहाँ पर अब आते हैं प्रश्नों पर एक एक करके। प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न पर आने से पहले एक बार आपको हम भूमध्य सागर की जो स्थिति है उसको दिखा देते हैं। अभी भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया था। तो यहाँ पर जो आप क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया। ये जो क्षेत्र है इसको हम भूमध्य सागर बोलते हैं, मेडिटेरेनियन सी इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र था ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ से जुड़े जो स्पेन, पुर्तगाल, इटली जैसे देश थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और यहाँ से जो आगे की स्थिति औपनिवेशीकरण की यहाँ से स्टार्ट होती है। और आगे चलकर 1869 में ये रास्ता खुल जाता है। 1869 में स्वेज नहर बन जाता है। स्वेज नहर बनने के पश्चात जो व्यापार है यूरोप का भारत से अभी इस रूट से होना स्टार्ट हो जाता है। आते हैं प्रश्नों पर।
प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के मंगोल शासक कुबलाई खान के दरबार के वैभव का वर्णन किया है? ऑप्शन आपके सामने अल मसूदी, मार्को पोलो, फाहियान। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। अगले प्रश्न पर आते हैं। 11वीं और 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर किनके बीच में धर्म युद्ध हुए थे? धर्म युद्ध को इंग्लिश में क्रूसेड बोलते हैं। तो क्रूसेड या धर्म युद्ध किनके बीच में हुए थे? ईसाइयों और हिंदुओं के बीच में, पुर्तगाल और इटली के बीच में, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में। तो अगर हम बात करें धर्म युद्ध जो हुए थे वो किसके बीच में हुए थे? ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में। आगे बढ़ते हैं। और इस समय मुसलमानों में भी कौन एक्टिव थे? अरब, जो अरब लोग थे वो एक्टिव थे। आगे चलकर जो तुर्क लोग थे वो एक्टिव हुए, सक्रिय हुए। 29 मई 1453, डेट याद रखिएगा। कुस्तुनतुनिया पर किसका आधिपत्य ने यूरोपवासियों को समुद्री भौगोलिक खोजों के लिए प्रेरित किया? तो 29 मई 1453 को कुस्तुनतुनिया पर किसके आधिपत्य ने, किसका कब्जा हो गया जिसने यूरोपवासियों को समुद्री भौगोलिक खोजों के लिए प्रेरित किया कि अब इधर से तो लाभ नहीं हो पाएगा, टैक्स वगैरह देना पड़ेगा इस रास्ते से? तो अरब, ओटोमन तुर्क, इटली। तो यहाँ पर बात करें तो ओटोमन तुर्क का कब्जा हो गया था, ओटोमन तुर्क साम्राज्य का कब्जा हो गया था कुस्तुनतुनिया पर, कॉन्स्टेंटिनोपल पर, जिसको आज के डेट में हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। तो 29 मई 1453 ये डेट आप याद रखिएगा, कुस्तुनतुनिया का पतन के नाम से जाना जाता है। तो ओटोमन तुर्क ने बाइजेंटीन, जिसको हम पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते हैं, की राजधानी थी, राजधानी शहर था कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, उस पर 29 मई 1453 पर कब्जा कर लिया। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? कंपास, दूरबीन, घड़ी? क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने, यूनानियों ने, स्पेन ने? तो हल्के और तेज चलने वाले जहाज किसने बनाए थे? तो पुर्तगालियों ने बनाए थे। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो वास्को डी गामा को भारत का मार्ग किसने बताया था? आसान प्रश्न है आपके सामने, तो आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद। जमोरिन कहाँ का राजा था जिसने 1498 में वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो आंसर ये भी आसान है, कालीकट, केरल के मालाबार तट पर स्थित कालीकट या कोझिकोड के राजा थे जमोरिन, जिन्होंने 1498 में वास्को डी गामा का स्वागत किया था। स्पेन के किस नाविक ने दुनिया को नई विस्तार से ढूंढा और उसे एक महाद्वीप बताया? तो नई दुनिया की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका बोलते हैं। नई दुनिया किसको बोला जाता था? अमेरिका को। और अमेरिका को किसने विस्तार से ढूंढा था, उसे एक महाद्वीप का बताया था? तो मैगलन, कैप्टन कुर्क, अमेरिगो वेसुपुच्ची। तो अमेरिगो वेसुपुच्ची आंसर है। इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। अगला प्रश्न है, मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैगलन ने 1519 में यह कारनामा किया था, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीप की खोज की? तो आंसर हो जाएगा कैप्टन कुक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भौगोलिक खोजों के संदर्भ में कौन हेनरी द नेविगेटर के नाम से मशहूर था? तो हेनरी द नेविगेटर किसको कहते थे? स्पेन के राजकुमार, पुर्तगाल के राजकुमार, इंग्लैंड के राजकुमार? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पुर्तगाल के राजकुमार। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड की संज्ञा दी गई? अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप? तो यह अब आपको क्लियर हो गया है कि नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड किसे कहते थे? तो अमेरिका महाद्वीप को कहते थे। फिर भौगोलिक खोजों के क्या परिणाम हुए? तो औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ, ईसाई धर्म पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ, दास व्यापार का विकास हुआ। तो यहाँ पर बात करें तो सभी ऑप्शन सही हैं, तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। एस्ट्रोलोब क्या था? एस्ट्रोलोब दिशा सूचक यंत्र था, अक्षांश जानने का उपकरण था, तापमान बताने वाला यंत्र था। तो एस्ट्रोलोब की अगर हम बात करें तो यह अक्षांश जानने का उपकरण था। लास्ट प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी, जिसको हम इटली में डिवाइना कॉमेडिया के नाम से जानते हैं। तो डिवाइन कॉमेडी इंग्लिश में हम ये शब्द यूज़ करते हैं। डिवाइन कॉमेडी नाम की कविता थी, तो इसकी रचना किसने किया था? तो डिवाइन कॉमेडी आपसे पूछा जा सकता है। एरास्मस ने, मैकियावेली ने, दांते एलिगेरी ने? तो बात करें डिवाइन कॉमेडी की, तो डिवाइन कॉमेडी की जो रचना थी वो दांते ने की थी। ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मैकियावेली ने प्रिंस नाम की पुस्तक की खोज, प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी जो कि बहुत ही फेमस हुई थी, जिसके बारे में आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। तो प्रिंस नामक पुस्तक मैकियावेली ने लिखी है। एरास्मस के बारे में
यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। डिवाइन कॉमेडी आप ध्यान रखिएगा, दांते ने लिखी है, रचना की है। तो आज की जो क्लास है आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और यहाँ पर आपके साथ मैप भी अटैच कर दिया गया, जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो आपको समझने में आसानी हो। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल, और कल की क्लास में हम अमेरिका की क्रांति को कंटिन्यू करेंगे। अमेरिका की क्रांति को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से कल। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी।